भाजपा और कांग्रेस को एक किनारे करके क्यों सोचेंगे कि विपिन तिवारी को मुझे वोट देना चाहिए? चार चक्के में घूम रहे हैं कि लोगों को पहचान नहीं रहे हैं, ऐसा नेता मैं नहीं चाहूँगा कि, क्योंकि हमने भी बहुत विधायक नेता मंत्री के द्वार में बैठ के घंटों घंटों बिता दिए। मिलने के लिए हमको बहुत समय लेना पड़ता था। कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग भूखे प्यासे बैठते थे और वो लोग मिलते नहीं थे। तो ये सब मैंने जो सहा है ना, ये मैं नहीं चाहता कि हमारे जनता सहे, हमारे कर्मचारी सहें, हमारे लोग सहें। ये शोषण जो है, ये शोषण के तो गंगा जल हाथ में लेके भी कसम खाया था, लेकिन कुछ नहीं किया। तो वो सारी संगठन है जिसने बैरिकेड तोड़ा है। नहीं तो आज तक केवल राजनीतिक दलों ने ही बैरिकेड बोलते हैं कि वो नाली है जिसको जो उसमें उतरता है वो गंदा हो जाता है। लेकिन किसी न किसी को तो जमादार बनना पड़ेगा उस नाली को साफ करने के लिए, उस गंदगी को साफ करने के लिए। तो मेरे अंतरात्मा से एक विचार आया कि मैं उस नाली में उतरूं और उस गंदगी को साफ करूं। चुनावी त्यौहार का माहौल अब गरमाने लगा है और चुनावी त्योहारों के बीच में जो देश की बड़ी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा भी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी होती है जिनका माहौल इस चुनाव में हमें देखने को मिलता है। और वो भी इस चुनाव में कई सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आते हैं, इस उम्मीद से कि बीते कुछ वर्षों में जो काम जो सत्ताधीश पार्टी थी उनके द्वारा नहीं किया गया है, उस उम्मीद से आती है कि जनता अगर हमें मौका देती है तो हम उस काम को करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाकर के उनका समर्थन भी मांगेंगे। लेकिन जब हम एक युवाओं से अगर हम कभी चर्चा करेंगे किसी विषय को लेकर के कि आप पढ़ाई कर रहे हो, 12वीं कर रहे हो, उसके बाद कॉलेज करोगे, आखिर में आपका एम्बिशन होता क्या है, आप पढ़ लिख के बनना क्या चाहते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग होते हैं जिनका एक ही जवाब आता है कि भैया हमें पढ़ के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, IPS बनना है। तमाम प्रकार की चीज़ें हम स्टूडेंट के जबान से सुनते हैं, वो जो अपना एम्बिशंस बना करके रखते हैं कि हमको सिविल सर्विसेज पे जाए। तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, हर किसी का सपना एक जैसा होता है, लेकिन बहुत कम ही छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ते लिखते ही इसलिए हैं कि उनको राजनीति में जाना हो। ऐसे बहुत से कम स्टूडेंट होते हैं जिनका जवाब ऐसा देखने को मिले कि भैया मुझे पढ़ लिख के राजनीति में जाना है और जो देश की और जहाँ पे वो रहता है उसकी दशा को देखते हुए उसकी दशा को बदलने का बीड़ा उठाना है। और राजनीति एक ऐसा काम है कि मैं राजनीति में आके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकता हूँ। तो बहुत से कम युवा ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के जवाब देते हुए नजर आते हैं। मैं आज एक शख्स के साथ मौजूद हूँ जो जगदलपुर के ही रहने वाले हैं और वो जगदलपुर विधानसभा से विधायक के प्रत्याशी पर चुनाव लड़ने वाले हैं। मेरे साथ हैं तिवारी जी हैं, विपिन तिवारी नाम है। सबसे पहले आपका स्वागत है आज पर। तिवारी जी, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपने ये फैसला ही लिया है कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, ये फैसला आपने लिया ही क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जी, मैंने ये फैसला लेने के पूर्व अपने जो मैंने 14 साल तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य किया था जिस विभाग में, उस विभाग से मैंने अपना इस्तीफा दिया है। तत्पश्चात ही जैसा कि नियम है कि आप अगर किसी शासकीय विभागों में कार्यरत है, उपक्रम में कार्यरत है, तो वहाँ से जब तक आप इस्तीफा नहीं देते तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मैंने अपनी नौकरी का त्याग करके चुनाव के लिए मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। जैसा कि हम लोग 2013 से नियमितीकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अपने दैनिक वेतनभोगी, अनियमित ठेका पद्धति, जितने भी शासकीय उपक्रमों में कार्यरत जो कच्चे कर्मचारी हैं जिनका नियमितीकरण नहीं हो पाया है, तो उसके लिए हमने 2018 में तब तत्कालीन हमारे भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके समय हमने बहुत आंदोलन किए, लंबे समय तक आंदोलन किए। उसमें हमारे आंदोलन को कोई भाव नहीं दिया गया, तो हमने उनकी सरकार के को यानी कि चुनौती देने के स्वरूप दिल्ली तक पदयात्रा किया। हमारे ये पदयात्रा कहाँ से कहाँ तक थी और कितने दिन चली थी? ये पदयात्रा लगभग 38 दिन तक चली थी और 5000 की संख्या से निकले थे ईदगाह भाटा रायपुर से दिल्ली के लिए। दिल्ली पहुँचते पहुँचते हमारे कर्मचारियों की संख्या 35 हो गई। अच्छा, लेकिन हमने जो कहा था कि हम दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे वो किया हमने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए दिल्ली तक, मैं भी दिल्ली तक गया, मैं बीच में कुछ चला, उसके बाद फिर वापस हो गया हम जो शारीरिक परेशानियों के चलते। फिर लेकिन हम लोग दिल्ली गए, PMO ऑफिस गए, अपना आवेदन दिया। जो सत्तारूढ़ थी छत्तीसगढ़ की पार्टी भाजपा, उसके विरुद्ध हमने उनसे शिकायत भी की कि हमारे मांगों को नहीं सुनाया जा रहा है, हमारे जायज़ मांगों को। तब उस समय जब हम पदयात्रा के लिए निकल गए थे तब TS सिंहदेव ने हमारे प्रदेश
अध्यक्ष को एक संदेश भेजा कि हम आपके मांगों को अपने जन घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं। हम लोग तो उसी समय ये निर्णय ले चुके थे कि हम सभी 90 विधानसभा सीटों में अपने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उतारेंगे। लेकिन जैसा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में हमारी मांगों को रखा, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों में एक आशा की किरण जगी कि हम लोग अब नियमितीकरण की ओर एक कदम बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार ने हमारी मांगों को रखा है। तो उसके चलते अपने वो फैसला नहीं लिया। अब आज कांग्रेस की सरकार के 5 साल पूरे हो गए, चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, माहौल बहुत गर्म है, हमारे मांगों को कहीं सुना नहीं जा रहा है। भाजपा भी अभी तक अपने जन घोषणा पत्र में, जैसे कि हमारे आंदोलन में आई थी, 17 दिन का हमने तूता धरना स्थल में आंदोलन किया था, भूख हड़ताल किया थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, तो उसमें भाजपा ने हमारे मुद्दों को अपने जन घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही थी। लेकिन जन घोषणा पत्र आज तक अभी तक आया नहीं है, ना भाजपा का है ना कांग्रेस का है। यानी कि 4 घोषणा की वो लिखित में नहीं है, वो मंच वाला अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि कांग्रेस ने तो गंगा जल हाथ में लेके भी कसम खाया था, लेकिन कुछ नहीं किया, तो वो लिखित में नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे और गरीब जनता के मुद्दों को अपने जन घोषणा में पत्र में शामिल करके भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीति कर रही है। अच्छा। जो कि बहुत गलत है, और इस राजनीति का शिकार मैं हुआ हूं स्वयं, और इस राजनीति शिकार होने के चक्कर में मेरे में ये भावना आई कि कहीं ना कहीं इस राजनीति में उतरना पड़ेगा। राजनीति को बोलते हैं कि वो नाली है जिसको जो उसमें उतरता है वो गंदा हो जाता है, लेकिन किसी न किसी को तो जमादार बनना पड़ेगा उस नाली को साफ करने के लिए, उस गंदगी को साफ करने के लिए। तो मेरे अंतरात्मा से एक विचार आया कि मैं उस नाली में उतरूं और उस गंदगी को साफ करूं। और कहीं ना कहीं पहले कर्मचारियों के लिए मैंने बहुत संघर्ष किए, बहुत आंदोलन किए, बहुत लड़ा, हर स्तर तक लड़ा मैं। 72 घंटे हमने रोड जाम कर दिया बूढ़ा तालाब पास, वहीं खाए, वहीं सोए, वहीं रहे, और उसके बाद अपने 17 दिन का आंदोलन किया। हमने बैरिकेड तोड़ा, पहला कर्मचारी संगठन है जिसने बैरिकेड तोड़ा है, नहीं तो आज तक केवल राजनीतिक दलों ने ही बैरिकेड तोड़ा है। ये जो घटनाक्रम बता रहे हैं राजधानी का है? जी, ये राजधानी तूता में हुआ था। बस्तर में क्या कुछ किया आपने? बस्तर में हमने बहुत आंदोलन किए। मैंने 3 यहाँ पे 1 दिवसीय अनशन किया था और 3 दिवसीय हम लोग धरना किए थे। अपना जो कृषि उपज मंडी है वहाँ पे नित्य कृषि उपज मंडी में आंदोलन होते रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, सहायिकाओं के और रसोइया संघ के, ऐसे सभी आंदोलन में मुझे यानी मुख्य भूमिका के रूप में सब रखा गया है, क्योंकि मैं बस्तर संभाग स्तर से कर्मचारी नेता के रूप में जाना जाता हूं। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ में भी मुझे अपना संरक्षक का एक पद दिया गया है, दायित्व दिया गया है, तो मैं उसका भी निर्वहन कर रहा हूं। तो उस हिसाब से सभी संगठनों से मैं जुड़ा हूं। कहीं ना कहीं सभी संगठनों की आशा मुझसे है कि ये व्यक्ति कुछ करेगा। हमने दूसरे को उतारने का विचार किया था, हमारी कर्मचारी नेता हैं, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों से, जैसा कि लोग आज चाह रहे हैं कि युवा चेहरा है, लोग आज के जो युवा हैं वो अपने राजनीतिक क्षेत्र में चाहते हैं कि वो युवा चेहरा को देखना। तो मुझे कहीं ना कहीं विचार आया कि अब युवा चेहरा अपना ही है और अपने बीच के लोगों को खड़ा करना है। तो मैंने बहुत लोगों से बोला कि आप खड़े होइए भैया, मैं नौकरी करना चाहता था, मुझे नौकरी बहुत पसंद है। कौन सी जॉब में थे आप? मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हूँ और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे था। अभी भी हो कि इस्तीफा दे चुके? मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। उसके बाद ही मैंने अपना फॉर्म जमा किया है विधायक के लिए, और निर्दलीय से मुझे नौका छाप में अभी वो चुनाव चिन्ह मिला है। जी। मैं सभी से अपील करता हूं कि मतदान अवश्य करें। जी। आप ऐसे व्यक्ति को करें जो आपके बीच खड़ा हो सके, आपके लिए दौड़ सके, आपके लिए भाग सके, आपके लिए हर संभव समय में आपकी बातों को सुन सके। ऐसे नहीं कि कार में घूम रहे हैं, 4 चक्के में घूम रहे हैं, कि लोगों को पहचान नहीं रहे। ऐसा नेता मैं नहीं चाहूंगा कि, क्योंकि हमने भी बहुत विधायक, नेता, मंत्री के द्वार में बैठ के घंटों घंटों बिता दिए। मिलने के लिए हमको बहुत समय लेना पड़ता था। कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग भूखे प्यासे बैठते थे और वो लोग मिलते नहीं थे। तो ये सब मैंने जो सहा है ना, ये मैं नहीं चाहता कि हमारे जनता सहे, हमारे कर्मचारी सहें, हमारे लोग सहें। ये शोषण जो है, ये शोषण के विरुद्ध ये लड़ाई है, और इसी लड़ाई के तहत मैं ये निर्दलीय विधानसभा
चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आपने विधायक लड़ने के बारे में सोचा क्यों, तो आपके जवाब में ये चीज आया कि नियमित कर्मचारी, आंगनबाड़ी, रसोईया, क्या विधानसभा में सिर्फ इन्हीं को ही समस्या है? नहीं, इनके साथ और भी कोई होगा ना, और भी उसके पीछे समस्या आपको है। जाना है। जी। तो उनको कैसे, उनके पास कैसे पहुंचेंगे आप? उनके पास हम पहुंचेंगे जैसा कि जो शोषण जिसका हुआ है, शोषित वर्ग है, वो आज आंदोलन के रूप में कहीं ना कहीं दिखा है, चाहे वो आम व्यक्ति हो या निचले स्तर का व्यक्ति हो। जैसे कि एक मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ के राशन विक्रेता जो हैं, राशन विक्रेता जो गरीब व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और उनको राशन अन्न उपलब्ध कराते हैं, मुहैया कराते हैं, उन लोग का आंदोलन हुआ था। तो उनके आंदोलन मुझे ज्ञात हुआ कि इनके जो राशन आवंटन में है कमी बेसी की गई है, जिसके हिसाब से इनको बहुत घाटा सहना पड़ रहा है। तो अच्छा। उस कमी बेसी पूर्ति के लिए शासन से इन्होंने मांग किया था, जो आज तक अपूर्ण है। तो ऐसे सभी तबके हैं, सभी के लिए मैं लड़ूंगा। और मैं केवल शहर की बात नहीं करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ मैं। यहाँ की लोकल भाषा से अच्छे तरह से वाकिफ हूँ मैं, अच्छे तरह से यहाँ की लोकल भाषा को मैं समझता हूँ, जानता हूँ, यहाँ के लोगों को जानता हूँ और बचपन से पला बड़ा हूँ। मेरा नौनिहाल यहीं तोकापाल में है और मैं यहाँ, मेरा जो गांव है यहाँ पे घाटलोंगा, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर में है। हम यहाँ लोकल के रहवासी हैं, तो कहीं ना कहीं है कि मैं सभी की समस्याओं को अच्छे से भाप सकता हूँ। आप बता रहे हैं कि सभी की समस्याओं को लेकर के आप चलेंगे जी। और भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उनका भी मुख्य मुद्दा यही होता है, मूलभूत सुविधा, जनता की समस्या को दूर करना। जी। तो आप चुनाव में ऐसा कर क्या रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में कि जनता को लगे कि भैया इस बार आया है विपिन तिवारी, नौका छाप में हमको बटन दबाना है, या जो भी आपका छाप है, तो वो भाजपा और कांग्रेस को एक किनारे करके क्यों सोचेंगे कि विपिन तिवारी को मुझे वोट देना चाहिए? देखिए, भाजपा और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि दोनों पूर्व में हमारे महापौर रह चुके हैं और उनके महापौर रहने के दौरान एक ने तो काम किया, एक ने कुछ काम नहीं किए। अच्छा, किसने काम किया और किसने काम नहीं किया? जो भाजपा के रहे किरण देव जी, उनने काम किया, मैं मानता हूँ काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो तरणताल है, ये उन्हीं के समय के निर्माणाधीन है। और उसके बाद अपने बैला कोठा बोलते हैं, यहाँ जो व्यावसायिक परिसर बना हुआ है, वो अपना गंगा मुंडा तालाब का सौंदर्यीकरण ऐसे ही है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं, मुझे लोगों से पता चला है कि जो क्वालिटी हुआ है, काम का क्वालिटी बहुत, यानी कि स्तर सही नहीं था। और अगर स्तर सही करने के लिए इन्होंने बहुत अधिक, यानी कि जो उनका जो एस्टिमेट कॉस्ट है बहुत अधिक बढ़ा के उसका भुगतान किया है। अच्छा। ऐसा है, यानी भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा। तो मेरा ये जो अभी चुनावी जन घोषणा एक मैंने निकाला है कि मैं पिछले 15 साल से जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं वो सब भ्रष्टाचार का फाइल खुलवाऊंगा यदि मैं सत्ता में आता हूं तो, और इन भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा। सत्ता में आते तो बता रहे हैं आप अकेले व्यक्ति हैं जो निर्दलीय में यहाँ से खड़े हुए हैं। जी। तो सरकार तो या कांग्रेस की बनेगी या भाजपा की बनेगी, तो आप सत्ता में कैसे आएंगे? आप तो विधानसभा में आएंगे ना। मैं क्षमा चाहूंगा, सत्ता में आने का मतलब, मैं अगर जनप्रतिनिधि के रूप में यदि आता हूँ, चुने जाता हूँ तो बाकी सत्ता मुझे एक्सेप्ट करती है नहीं करती है वो तो उनकी विचारधारा के हिसाब से। जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक जन घोषणा पत्र नहीं आया, दोनों ने जारी नहीं किया है। मुझे लगेगा कि ये हमारे लोगों के लिए भला है तो मैं उनका समर्थन करूंगा, ऐसा है। लेकिन बोल नहीं सकता कि करूंगा, हो सकता है मैं निर्दलीय हूँ तो अकेला ही लड़ूं। अच्छा, आपने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है? जी। क्या जारी नहीं किया, मैंने अपना घोषणा पत्र तैयार करके रखा है, बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा। उसमें मुख्य रूप से जो मैंने कहा है कि जो विधायकी के 15 साल के हैं, जितने भ्रष्टाचार हुए हैं सबको उजागर करूंगा। जितने भी मेरे पास शिकायत आएंगे पर्सनली लोगों के, उनका त्वरित उनका निराकरण होगा, उनका त्वरित जांच होगा। हमारे जितने भी ठेका पद्धति, दैनिक वेतन भोगी, अनियमित कर्मचारी हैं, उनका नियमितीकरण की बात तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो शासन के हाथ में रहेगा। जिसकी सत्ता आएगी वो करने में सक्षम रहेगी। लेकिन हाँ, आज जैसे कि आपको ज्ञात होगा, हमारे विभाग में 3 माह से लोगों को वेतन नहीं मिला है। त्योहार का मौसम है, वेतन नहीं मिला। इसी प्रकार फॉरेस्ट विभाग में 8 महीना से वेतन नहीं मिला, दैनिक वेतन भोगियों को। तो ये जो फंड का अभाव है और कर्म जो अधिकारी हैं इनके साथ जो शोषण करते हैं, ये कहीं ना कहीं मैं खत्म कर दूंगा।
अच्छा, जी ये बहुत बढ़िया बताया आपने। इसके अलावा मेरा एक सवाल आपसे ये है कि छोटा चुनाव भी अगर लड़ना होता है तो उसके लिए एक टीम की जरूरत होती है, जी। और छोटे से चुनाव में भी आदमी के पसीने छूट जाते हैं, चाहे जी, जी। पंचायत चुनाव हो या वार्ड का चुनाव हो या महापौर चुनाव, काफी बड़ा चुनाव होता है। लेकिन आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी टीम कितने लोगों की है, आपकी टीम कितने समय में कितने लोगों तक पहुंचेगी, तो क्या कुछ प्लानिंग आपके द्वारा किया गया, क्योंकि चुनाव में महज 15 से 20 दिन ही बचे हुए हैं, जी जी जी। क्या तैयारी है आप? मैं अपने लोगों तक पहुंचूंगा और कहीं ना कहीं मैं बस्तर संभाग स्तरीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में रहा हूं, नेता, एक नेता के स्वरूप संभागीय अध्यक्ष का मुझे दायित्व प्राप्त था। उस हिसाब से देखा जाए तो मैं कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के बीच हूँ, हर व्यक्ति के बीच जाना जाता हूँ। मैं जिस विभाग में कार्य करता था वो पेयजल व्यवस्था की विभाग था, तो पेयजल व्यवस्था जो है वो हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर विकासखंड, हर ग्राम तक पहुँचे, और वो हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के द्वारा ही पेयजल व्यवस्था सुधारण संधारण सब देखा जाता है। तो इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि हर जो मेरे कर्मचारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वो हर क्षेत्र में फैले हुए हैं। वो खुल के फ्रंट पेज नहीं है। मेरा सवाल ही नहीं था तिवारी जी, मेरा सवाल ये है कि चुनाव को लड़ने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, जी, जी। एक प्लानिंग की जरूरत होती है, एक ऑफिस होता है जहाँ से तमाम प्रकार की प्लानिंगें होती है कि आप जनता तक कितने जल्दी और कब तक पहुँच पाओगे, आपके जो मुद्दे हैं, आपने जो घोषणा पत्र बनाया है उसको लेकर के आप कितने समय तक जनता के पास पहुँच पाओगे। तो उसके लिए आपने टीम को तैयार करके रखा होगा ना, 12, 15, 20, 100, 50 जो भी टीम होगी जी जी जी, जो आपके लिए अवेलेबल है। हमारे कर्मचारी है। बाकी आज का सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना, सबसे बड़ा जो तंत्र है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग पसंद भी किए कि भैया तुमने इतना बड़ा साहस कैसे दिखा लिया, तुम्हारे पास ना टीम है ना कुछ है। तो मैं बोला मेरा टीम आम जनता है, जो मेरे भावनाओं को, मेरे विचारों को एक्सेप्ट करेगी वो मेरी टीम है। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपने विचारधारा, अपने जो घोषणा पत्र जो जारी करूंगा वो सब उनके तक पहुंच रहा है, और कई जगह से अपना सुझाव भी आ रहे हैं जो मैं अपने घोषणा पत्र में शामिल करूंगा और उस क्षेत्र में भी काम करूंगा। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि सोशल मीडिया बहुत ताकतवर चीज़ है और वो व्यक्ति को रातों रात फेमस कर सकती है। तो मैं तो अच्छे काम के लिए अग्रसर हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं मुझे इसका समर्थन मिलेगा सोशल मीडिया का। आप एक युवा हैं, युवा प्रत्याशी के तौर पे विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, जो युवा वोटर हैं उनसे, और जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप? फर्स्ट टाइम वोटर से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जैसा कि नए वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं कि लोग भाजपा कांग्रेस को गाली देती है, कांग्रेस भाजपा को गाली देती है, कभी वो इसके ऊपर भ्रष्टाचार के लांछन लगाती है, कभी वो भ्रष्टाचार के आरोप इसके ऊपर लगाती है। तो कहीं ना कहीं युवा इस चीज़ को समझता है कि दोनों भ्रष्टाचारी हैं, ऐसा सोचता है और राजनीति को बहुत गंदा मानता है। तो कहीं ना कहीं नोटा एक ऑप्शन रहता है। तो मैं कई युवाओं से मिला तो बोलते हैं कि हम नोटा में देंगे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा। आपने युवाओं से पूछा कि नोटा में दोगे, बोल रहे हो, क्यों दोगे आप नोटा में? कुछ तो कारण बताते क्योंकि उनको उनके स्तर का चेहरा नहीं मिल रहा है, काम करने वाला नहीं मिल रहा है, युवा चेहरा नहीं मिल रहा है। युवा जैसे कि चुनावी पोस्टरों में देखा जाता है हमारा प्रत्याशी होना चाहिए युवा, शिक्षित, जुझारू, तो युवा तो मिलता नहीं है। देख रहे हैं जैसे कि हमारे प्रत्याशी हैं सब बुजुर्ग हैं, बिल्कुल 40+, 50+ हैं। मेरे ख्याल से आप ही सबसे युवा प्रत्याशी जी जी जगदलपुर से। जी जगदलपुर से मैं ही सबसे युवा हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मैं, मेरी जानकारी में अगर हो तो मैं पहली बार आया हूँ जो युवा प्रत्याशी। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 33 है। अच्छा, 33 वर्ष है। अच्छा, चुनाव में लड़ रहे हैं, एक बच्चा जब एग्जाम देने जाता है परीक्षा हॉल में तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जी, तो आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कई बड़े धुरंधरों के बीच में, कैसा लग रहा है? आपको डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ एक है कि एक दिल में, यानी कि एक है, अगर मैं जीत कर आता हूँ तो तब मुझे डर लगेगा क्यों मैं कितना खरा उतरता हूँ जनता के बीच में, तब मुझे डर रहेगा। अभी मुझे कुछ डर नहीं है क्योंकि मैं समझता हूँ
कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो चुनाव में लड़े, अपना साहस दिखाए। और कहीं ना कहीं मैं सभी से अपील करता हूँ, युवाओं से जो इच्छा रखते हैं राजनीति में आने का, इस राजनीति में जो कालिक है, इस कालिक को साफ करने का अगर अपने में सामर्थ्य रखते हैं, साहस रखते हैं, तो मेरा उनसे अपील है कि वो आइए। राजनीति बहुत गंदी जगह नहीं है, इसको साफ करने की आवश्यकता, अच्छे विचार लाने की आवश्यकता है। जिस दिन अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे तो सब अच्छा होगा। सब नागरिक जिस दिन समझ जाएंगे कि ये जो सार्वजनिक संपत्ति है वो मेरे घर की संपत्ति है, मेरी संपत्ति, इसमें मेरा धन लगा हुआ है, उस दिन सब ठीक हो जाएगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तिवारी जी। हमारी और हमारी टीम की शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित करें और जीत दर्ज करके, आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ये तो तिवारी जी हैं जो बता रहे हैं कि वो किसी उद्देश्य से इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर आए हैं और उन्होंने बताया कि 2013 से लेकर के अब तक किस तरीके से वो कर्मचारी थे और कर्मचारियों की दैनिक कर्मचारियों की लड़ाई को लेकर के उन्होंने बस्तर से लेकर राजधानी और राजधानी से लेकर दिल्ली तक भी उन्होंने पदयात्रा की थी। तो एक चीज उनके मन में है कि कई वर्षों तक लगातार उनके द्वारा संघर्ष किया गया, उसके बाद भी जो सरकारें आई और जो सरकारें नहीं स्थापित हुई, उनके द्वारा उनकी मांगों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया है। तो उनका ये कहना है कि अब युवाओं को बढ़ चढ़ के राजनीति में आना चाहिए और इसी उद्देश्य से वो इस राजनीति में आए। और उन्होंने राजनीति को एक दलदल की परिभाषा से परिभाषित भी किया है कि सारे युवा एक साथ आए, क्योंकि इस राजनीति के दलदल को साफ करने के लिए जब तक युवा एकजुट नहीं होंगे तब तक इस दलदल को साफ नहीं किया जा सकता है। खैर, ये विपिन तिवारी हैं जो पहली बार विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं और वो अपील भी कर रहे हैं उन तमाम वोटरों से जो राजनीति में कुछ नया करना चाहते हैं। तो हमारे साथ थी विपिन तिवारी, उन्होंने अपनी जो मन की बात थी वो हमारे माध्यम से आपके सामने रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, क्योंकि हमने भी सोचा कि एक नया युवा चेहरा है। आप तमाम मीडिया हाउसेस में बड़े बड़े नेताओं के भाषण देखते हैं, नए बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यूज देखते हैं। ऐसा एक इंटरव्यू हमने दिखाने की कोशिश की है कि एक युवा क्या कुछ सोचता है, एक युवा चाहे तो क्या कुछ कर सकता है। खैर, चुनाव लड़ना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए हमारी शुभकामनाएं तिवारी जी के साथ है कि इस चुनाव में काफ़ी अच्छा कुछ कर सके। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं चंदा करिए, RC न्यूज़ जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।